मैंने कई बार महसूस किया, जब से भाभी घर आई थी, उनको बहुत ही ज़्यादा अहमियत मिलने लगी। इसीलिए मुझे उनसे जलन होने लगी और इसी जलन ने मेरे मन में भाभी के खिलाफ नफरत भर दी। और फिर एक दिन मैंने भाभी के साथ कुछ किया। फिर भाभी का जो राज मेरे सामने आया, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं दीप्ति, घर की बड़ी बेटी और मम्मी पापा की लाडली, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली मैं ही थी। मेरे भाई करण और मुझ में 3 साल का अंतर था। बचपन से ही मम्मी हर काम में मुझसे सलाह लेती, पापा अपने ऑफिस की बातें मुझसे शेयर करते और करण तो जैसे हमेशा मुझ पर निर्भर रहता। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। जिस दिन मेरी भाभी साक्षी हमारे घर में आई। करण की शादी पिछले महीने ही हुई थी। पड़ोसियों की भीड़ लगी थी। सब कह रहे थे, अरे वाह, कितनी प्यारी बहू लाए हैं आप लोग। साक्षी को देखकर किसी को भी पहली नजर में वो पसंद आ जाती। उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। पहले कुछ दिन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही सादगी से बात करती, मम्मी की मदद करती और घर में जैसे कोई नई रौनक सी आ गई थी। पापा जब ऑफिस से आते तो वो झट से उनके लिए चाय बना देती। पापा जी, अदरक वाली चाय पसंद है ना? और पापा खुश होकर मुस्कुरा देते। मुझे लगा कोई बात नहीं, नई बहू है, सब उस पर ध्यान देंगे ही। लेकिन धीरे धीरे ये ध्यान कुछ ज्यादा ही हो गया। पहले मम्मी हर सुबह मुझसे कहती, दीप्ति बेटा, आज नाश्ते में क्या बनाए? अब वही सवाल मुझसे नहीं, भाभी से पूछा जाने लगा। साक्षी बहू, बता क्या बनाए आज? मैं चुपचाप सुनती रहती। मम्मी को तो शायद पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब ये आदत बदल ली। पापा को भी अब मेरी नहीं, भाभी की बातों से ज्यादा दिलचस्पी थी। वो ऑफिस से लौटते ही पूछते, साक्षी बहू आज क्या खास बनाया? साक्षी, तूने तो बहुत बढ़िया चाय बनानी सीख ली है। वो वही चाय थी जो मैं सालों से बनाती थी, लेकिन किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। भाई करण तो जैसे पहले से ही बदल गया था। शादी से पहले जब भी ऑफिस से लौटता तो सीधा मेरे कमरे में आता, हंसी मजाक करता, कभी फिल्म की बात तो कभी नए फोन की चर्चा। अब वो सीधे साक्षी के पास जाता, दरवाजा बंद कर देता। बाहर बस उसकी हंसी की आवाजें आती रहती। ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे दिल में एक गहरी चुभन बनकर बैठने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। क्या अब घर में मेरी जरूरत कम हो गई है? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस दिन रात को देर तक छत पर बैठी रही। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान में तारे दिख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। पहले ये घर मेरा था, मम्मी पापा का सारा ध्यान मुझ पर था। अब ये सब भाभी की तरफ क्यों चला गया? क्या मैं अब किसी काम की नहीं रही? यहीं से जलन का बीज मेरे अंदर गहराई से बोया गया। अगले दिन पापा का जन्मदिन था। मैं हर साल उनके लिए केक बनाती थी। इस बार भी मैंने सोचा था कुछ खास करूंगी। ऑफिस से जल्दी घर लौटी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, अंदर का नजारा देखकर ठिठक गई। ड्राइंग रूम में बलून लगे थे, बीच में बड़ा सा केक रखा था और पापा की पसंदीदा चाय बन चुकी थी। भाभी ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। पापा बहुत खुश थे। वाह साक्षी बहू, तूने तो मेरा दिन बना दिया। और मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। मुझे उस हंसी के बीच एक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था, जैसे इस घर में मेरी जगह धीरे धीरे कोई और ले रहा था। रात को जब सब लोग सो गए, मैं चुपचाप अपनी बालकनी में बैठी थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां भाग रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक ठहराव था, एक ऐसा ठहराव जिसमें नफरत पनपने लगी थी। मेरे मन में दो आवाजें चल रही थी। एक कहती थी, दीप्ति तू गलत सोच रही है और वो बस नहीं है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दूसरी कहती थी, नहीं, सब कुछ उससे छिन गया है, तेरी अहमियत खत्म हो गई है। और धीरे धीरे वो दूसरी आवाज ज्यादा तेज होती चली गई। अब घर में जो भी काम होता उसमें साक्षी का नाम होता।
कोई सजावट करनी हो तो साची बहू तुम बहुत अच्छी करती हो। कोई खाना बनाना हो तो भी साची बहू तू बना ले। किसी त्योहार की पूजा हो, साची बहू तू ही आरती कर। मैं बस कोने में खड़ी रहती, मानो घर में होते हुए भी बाहर थी। पापा का रवैया भी बदलने लगा था। पहले वो ऑफिस से लौटकर मेरे कमरे में आते थे, बेटा आज क्या हुआ ऑफिस में। अब वो साक्षी से हंसते बतियाते सीधे अपने कमरे में चले जाते। मम्मी जो मेरे हर सुख दुख की साथी थी, अब भाभी के साथ किचन में हंसी ठिठौली करती। मैंने पहली बार महसूस किया, प्यार जब बराबर ना मिले तो वो चुभता है। कुछ ही हफ्तों में मेरे और साक्षी के बीच एक अदृश्य दीवार बन गई। वो कभी कुछ गलत नहीं करती थी, लेकिन उसकी हर सही बात मुझे गलत लगने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका सबका ध्यान रखना मुझे सब कुछ बनावटी लगता। मैं उससे बात करने से बचने लगी। उसने कई बार पहल की, दीदी आज हम साथ में खाना बनाएं, दीदी चलो बाजार चलते हैं, लेकिन मैंने हर बार किसी न किसी बहाने से मना कर दिया। धीरे धीरे उसने भी दूरी बना ली और इस दूरी में मुझे ना तो चैन मिला ना सुकून, बल्कि अंदर ही अंदर मैं खुद से और दूर होती जा रही थी। रात को जब सब लोग सो जाते तो मैं छत पर चली जाती, आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरी जगह इतनी आसानी से कोई ले सकता है? क्या मम्मी पापा मुझे उतना प्यार नहीं करते, या फिर मैं ही बेवजह सोच रही हूँ? पर सच तो ये था, मैं खुद से ही लड़ रही थी और ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, मेरे अंदर से थी। धीरे धीरे उस जलन ने मेरे भीतर नफरत का रूप लेना शुरू कर दिया। अब मैं साक्षी को हंसते हुए नहीं देख पाती थी। उसके हर अच्छे काम में भी मुझे कोई ना कोई कमी नजर आती। मुझे एहसास नहीं था कि ये नफरत मुझे कहाँ ले जाएगी। मैंने जो दीवार खड़ी की थी वो अब दीवार नहीं, एक गहरी खाई बन चुकी थी। मैंने ठान लिया था, अब इस घर में फिर से वही माहौल लाकर रहूंगी। सबको दिखाऊंगी कि मैं ही इस घर के लिए सबसे अहम हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस सोच की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, और यही सोच एक दिन मुझे साक्षी के जीवन के एक ऐसे राज के करीब ले जाएगी जिसे जानकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दिल्ली में फरवरी की हल्की सर्दी चल रही थी। सुबह की धूप बालकनी में तिरछी पड़ रही थी। मम्मी और भाभी गार्डन में तुलसी को पानी दे रही थी और मैं ऊपर अपनी खिड़की से सब देख रही थी। उनकी हंसी मुझे दूर से भी चुभ रही थी। मम्मी जो कभी मुझसे दिन की शुरुआत करती थी, अब साक्षी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मेरे हाथ में चाय का कप था, वही अदरक वाली चाय जो मैं हमेशा बनाती थी। दीप्ति तेरी चाय का कोई जवाब नहीं। अब तो चाय भी भाभी की चाय बन गई थी। मेरा मन भीतर से जैसे तिलमिला उठा। जलन अब अंदर ही अंदर सुलग नहीं रही थी, वो अब धुआं बनने लगी थी। साक्षी सच में बहुत अच्छी थी। मम्मी के हर काम में हाथ बटाती, पापा को समय पर दवा देती, करण का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती। मोहल्ले में भी सब लोग उसकी तारीफ करते। आपकी बहू बहुत संस्कारी है, इतनी मीठी बोली में बात करती है जैसे इस घर की रौनक ही बदल गई हो। लेकिन ये बातें मेरी आत्मा को अंदर तक काटती थी। मैं खुद से सवाल करती, क्यों वो इतनी अच्छी है? क्यों सब उससे इतना प्यार करते हैं? क्यों मेरी जगह उसने इतनी आसानी से ले ली? इन सवालों का जवाब शायद कोई नहीं दे सकता था, लेकिन मेरा मन अब जवाब ढूंढने नहीं, बदला लेने की दिशा में बढ़ने लगा था। एक दिन शाम को मम्मी और पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। साक्षी किचन में खाना बना रही थी और करण अभी ऑफिस से लौटा नहीं था। मैं चुपचाप किचन में गई और फ्रिज में सब्जियां निकालने लगी। तभी देखा साक्षी ने दाल में नमक कुछ ज्यादा डाल दिया था। वो घबरा कर बोली, दीदी नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या करें? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद मुझे कोई हथियार दे दिया हो। थोड़ी देर बाद जब खाना टेबल पर आया तो पापा ने एक ही निवाला लिया और बोले, अरे आज तो नमक कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी भी बोली, हाँ थोड़ा ज्यादा है। बस मैंने बात को वहीं से पकड़ लिया। मम्मी आप देख रही हो ना, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था।
पापा पहले के खाने में हमेशा परफेक्ट स्वाद होता था। पापा ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन मम्मी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक गई और बस मुझे इसी की तलाश थी। एक दरार दिख गई मुझे। अगले हफ्ते की बात है, मैं ऑफिस से लौटी तो देखा साक्षी अपने कमरे में किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसकी आवाज में नरमी थी, जैसे किसी अपने से बात कर रही हो। मुझे अंदर झांकने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन कानों में कुछ शब्द पड़े। हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी नहीं बता सकती, बस थोड़ा इंतजार करो। बस फिर क्या था, मेरे मन ने अपनी कहानी खुद गढ़ ली। ये किसी से छुपकर बात कर रही है, शायद कोई पुराना रिश्ता हो। मैंने उस रात मम्मी को कहा, मम्मी मैंने आज भाभी को किसी से फोन पर बात करते सुना और वो बात को छुपा रही थी। मम्मी पहले तो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, वो तो बहुत अच्छी और सीधी लड़की है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बात को जरा और नाटकीय ढंग से दोहराया, मुझे यकीन है मम्मी कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी के मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। अगले कुछ दिनों में मम्मी का व्यवहार साक्षी के प्रति थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो पहले जैसे अपनेपन से बातें नहीं कर रही थी। पापा भी अब उतने हंसमुख नहीं लगते थे। साक्षी ये बदलाव महसूस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कारण क्या है। एक शाम उसने मम्मी से पूछा, मम्मी जी क्या मैंने कोई गलती की है? मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर चली गई। मैंने साक्षी की आंखों में वो असमंजस और उदासी देखी, और अजीब बात यह है कि मुझे अंदर से एक संतोष महसूस हुआ। हाँ, अब तुझे समझ आएगा, वो जगह जो मेरी थी उसे छीनना इतना आसान नहीं। लेकिन ये सोचते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि ये जाल अब सिर्फ साक्षी को ही नहीं, पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। करण, जो अब तक मेरी हर बात को हल्के में लेता था, इस बार गुस्से में था। एक रात उसने मुझसे कहा, दीप्ति तू आखिर चाहती क्या है? साक्षी तेरी भाभी है, वो तुझसे प्यार और इज्जत से पेश आती है, फिर भी तू हर बात में उसे क्यों घसीटती है? मैंने बहाना बनाया, मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन करण के चेहरे पर वो शक्ति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस बहुत हो गया, साक्षी मेरी पत्नी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब अगर तूने कुछ और बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में भाभी के लिए गुस्सा और प्यार मिला हुआ था, और वो गुस्सा मुझे पहली बार पराया होने का एहसास दे गया। मैंने जो चालें चली वो अब घर के माहौल को जहरीला बना चुकी थी। मम्मी साक्षी से दूर रहने लगी और पापा भी चुप रहते। करण गुस्से में रहता और साक्षी वो बस खामोश थी। कभी कभी वो देर रात चुपके से छत पर जाती, शायद रोती थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वो मुझे अब डराने लगा था। मैं चाहती तो थी कि वो टूट जाए, लेकिन अब वो टूटन पूरे घर में फैलने लगी थी। रात को जब मैं आईने में खुद को देखती तो अजीब सी बेचैनी होती। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ, या बस अपनी जगह खोने के डर में मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? पर अब जो बीज बो चुकी थी वो धीरे धीरे पेड़ बन चुका था, और इस पेड़ की शाखाएं अब मेरी भी गर्दन पकड़ने लगी थी। एक रात 11 बजे के करीब मैंने फिर से साक्षी को फोन पर बात करते देखा। इस बार वो बहुत परेशान लग रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। बस कुछ दिन और हिम्मत रखना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मुझे लगा अब तो मामला पक्का है। मैंने अगले ही दिन मम्मी पापा को और उकसाया, मम्मी अब तो आपने खुद सुन लिया होगा, वो हमसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। मम्मी पापा के चेहरे पर चिंता थी। करण को बताया गया तो वो भड़क गया, और साक्षी, उसने सिर्फ एक ही बात कही, कुछ बातें समय आने पर बताऊंगी, लेकिन मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही। पर उसके इस जवाब ने सबके मन में शक और बढ़ा दिया। अब घर में हंसी की जगह संदेह की फुसफुसाहट ने ले ली थी। मम्मी हर चीज पर नजर रखती, पापा कुछ नहीं कहते, लेकिन आंखों में सवाल होते। करण झल्ला जाता और साक्षी चुपचाप दर्द सहती। ये सब देखकर मुझे अंदर से एक अजीब सी जीत का एहसास होता, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे लगने लगा मैंने कुछ ऐसा कर दिया
जिसे अब शायद मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी। दिल्ली की वो ठंडी रात कुछ अलग ही लग रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घर में सभी अपने अपने कमरों में थे, लेकिन मेरा मन बेचैन था। पिछले कुछ दिनों में घर में जो हुआ था, उसने माहौल को भारी और असहज बना दिया था। मम्मी अब साक्षी से खुलकर बात नहीं करती थी। पापा भी चुप रहते। करण अक्सर देर से घर आता और साक्षी से झगड़ता, नहीं तो चुप रहता। और मैं उस सारे नाटक को एक दर्शक की तरह देख रही थी, मानो सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था, लेकिन अब काबू से बाहर जा रहा था। घड़ी ने रात के 12 बजाए ही थे कि मेरे कानों में रसोई की हल्की आवाज पड़ी। इस वक्त कौन हो सकता है? मन में सवाल उठा और मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने किसी को बोलते सुना। वो बहुत धीमी आवाज थी, इतनी कि अगर घर में कोई और होता तो शायद सुन भी नहीं पाता। लेकिन मेरी जलन और शक ने मेरी सुनने की शक्ति को तेज कर दिया था। रसोई की लाइट जल रही थी और वहां साक्षी खड़ी थी, फोन पर बात कर रही थी। उसका चेहरा उदास और आंखों में बेचैनी साफ थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कब तक छुपा पाऊंगी। प्लीज हिम्मत रखना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, सांसें थाम कर उसकी हर बात सुन रही थी। और जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मेरे मन में शक की लपटें तेज होती जा रही थी। तो मैं सही थी, वो वाकई में कुछ बड़ा छिपा रही है। मुझे लगा मानो अब सच्चाई मेरे हाथ लग ही गई। साक्षी ने कॉल खत्म की और मुड़ी तो अचानक मेरी नजर से टकरा गई। वो चौंक गई। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर घबराहट। दीप्ति दीदी, आप इस वक्त? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने अपने गुस्से को अब और नहीं रोका। हाँ, मैं। आखिर किससे बात कर रही थी तुम? क्या राज है तुम्हारा जिसे तुम मम्मी पापा से छुपा रही हो? वो कुछ देर चुप रही। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बस कुछ निजी बातें थी दीदी, मैं बाद में बताऊंगी। निजी बातें? मैं व्यंग से हंसी। इस घर में आकर अब राज छिपाए जाएंगे? हमारी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। मम्मी और पापा के कमरे की लाइट जल गई। करण भी बाहर आया। करण ने झुंझलाकर कहा, दीप्ति तू इस वक्त नीचे क्या कर रही है? भाई पूछो अपनी बीबी से। ये आधी रात को किसी से फोन पर छुपकर बातें कर रही थी। मेरी आवाज में सख्त तंज और जीत की झलक, सब कुछ था। करण साक्षी की तरफ मुड़ा। क्या ये सच है? साक्षी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मम्मी और पापा भी नीचे आ गए थे। घर का वो हाल जो कभी हंसी से गूंजता था, आज सवालों से भर गया था। बोल साक्षी, किससे बात कर रही थी तू? मम्मी ने सख्त आवाज में कहा। मम्मी जी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। बस इतना कहने भर से मम्मी का चेहरा तमतमा उठा। अब भी राज छिपा रही है? तेरे मायके में कुछ हुआ है क्या, या कोई और बात है? मैंने तुरंत बात में आग लगाई। मम्मी, मैंने पहले भी आपको कहा था ना, ये कुछ तो बड़ा छुपा रही है। साक्षी कुछ नहीं बोली। करण की आंखों में गुस्सा, पापा के चेहरे पर परेशानी और मम्मी के चेहरे पर शक था। और मैं ये सब देखकर अजीब सी संतुष्टि महसूस कर रही थी। देखा, अब कोई भी उस पर अंधा भरोसा नहीं करेगा। साक्षी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। करण भी पीछे गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मम्मी और पापा देर तक हॉल में बैठे रहे। मैंने भी सोने का नाटक किया, लेकिन नींद तो दूर दूर तक नहीं थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और रोमांच दोनों था, जैसे कोई बड़ा खेल मैंने खेला हो और अब उसकी गूंज पूरे घर में फैल रही हो। लेकिन ये खेल अब इतना आसान नहीं रहने वाला था। सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था। साक्षी ने पूजा नहीं की। मम्मी बिना कुछ बोले रसोई में लगी रही। करण ऑफिस चला गया, लेकिन जाते जाते साक्षी से एक बार भी बात नहीं की। पापा अखबार के पीछे छिपे बैठे थे, पर मैं जानती थी घर में कुछ गहरा टूट चुका है। मुझे एहसास हुआ कि अब ये मामला सिर्फ शक तक सीमित नहीं रहा, अब ये विश्वास के टूटने की दहलीज पर आ गया है। उस दिन शाम को जब मैं ड्रॉर में कुछ ढूंढ रही थी,
तो मुझे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर किसी अस्पताल का नाम था। मैं चौंकी, ये क्या है? मैंने लिफाफा खोला। अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी और एक नाम लिखा था, स्वरा। स्वरा, मैंने खुद से पूछा। घर में तो ऐसा कोई नाम नहीं था। रिपोर्ट पर लिखा था क्रिटिकल कंडीशन, जरूरत है स्पेशल ट्रीटमेंट की। मेरे हाथ कांपने लगे। ये नाम और रिपोर्ट्स साक्षी की कमरे की दराज में थी। अब राज और गहरा लगने लगा। क्या भाभी का कोई और रिश्ता है या फिर कोई ऐसा अतीत जो उसने छुपाया है? मेरे मन में एक नई कहानी बनने लगी। रात को करण घर लौटा। वो गुस्से में था। उसने सीधे साक्षी से बात की। अब और नहीं, आखिर बता क्यों नहीं रही है तू? साक्षी की आंखों में वही आंसू थे। वो बस यही कहती रही, करण थोड़ा और वक्त दो, मैं सब बताऊंगी। लेकिन करण अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने गुस्से में दरवाजा पटक दिया और बाहर चला गया। मम्मी ने सिर झुका लिया। पापा कुछ कह नहीं पाए और मैं खुद को विजेता समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर से कुछ हिल रहा था। क्या मैंने हद पार कर दी है? उस रात फिर से साक्षी छत पर गई। मैं भी पीछे पीछे गई, लेकिन इस बार छिपी नहीं रही। वो ठंडी हवा में अकेले खड़ी थी। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। मैंने पहली बार उसकी आंखों में कमजोरी नहीं बल्कि दर्द देखा। तुम इतनी चुप क्यों हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। क्यों नहीं बताती सच्चाई? आखिर क्या है जो सब छिपा रही हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर टूटी आवाज में बोली, दीप्ति दीदी, कभी कभी कुछ बातें इसीलिए नहीं बताते क्योंकि डर होता है कि लोग समझेंगे नहीं, बस जज करेंगे। मैं किसी से कोई गलत बात नहीं कर रही, बस एक वादा निभा रही हूँ। ये सुनकर मेरा दिल एक पल को कांप गया। वादा? किससे? वो कुछ नहीं बोली, बस आसमान की तरफ देखने लगी। अब कहानी के धागे मेरे हाथ से फिसल रहे थे। मैंने जो जलन में जाल बुना था, अब उसमें मैं खुद फंसने लगी थी। घर में शक गहरा गया था। करण और साक्षी के बीच दरार पड़ गई थी। मम्मी पापा का भरोसा डगमगा रहा था और साक्षी अब एक रहस्य बन चुकी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस वादे के पीछे जो सच्चाई छिपी है, वो न सिर्फ इस घर को हिला देगी बल्कि मेरे अंदर के अंधेरे को भी उजागर करेगी। दिल्ली की सुबहों में हमेशा एक हल्की सी ठंडक होती है, लेकिन उस सुबह की ठंड कुछ और ही थी। न केवल मौसम की बल्कि माहौल भी। घर में चाय की खुशबू तो थी पर हंसी गायब थी। साक्षी पूजा के लिए नीचे ही नहीं आई। मम्मी पापा बिना कुछ बोले रसोई में लगे रहे। करण ऑफिस जाने की जल्दी में था, लेकिन चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, पर मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। स्वरा, ये नाम पिछले 24 घंटे से मेरे कानों में गूंज रहा था। वो मेडिकल रिपोर्ट, वो अस्पताल का लिफाफा, सब कुछ मानो किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। दोपहर को जब सब घर से बाहर थे, मैंने वो रिपोर्ट दोबारा निकाली। लिफाफे पर साफ साफ लिखा था, स्वरा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केस। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ऑन्कोलॉजी का मतलब मैं समझती थी कैंसर। तो क्या भाभी किसी बीमार औरत की मदद कर रही हैं? या ये उनकी कोई करीबी है, या फिर कोई बहुत बड़ा झूठ है जो वो अब तक छिपा रही थी? मेरा मन अब जलन और शक के बीच झूल रहा था। करीब 3 बजे डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, लगभग भाभी की उम्र की। चेहरे पर थकान और आंखों में डर था। मुझे साक्षी से मिलना है, उसने हकलाते हुए कहा। मैं उसकी बहन स्वरा हूँ। मैं जैसे पत्थर बन गई। क्या? मेरे मुंह से निकला। भाभी की जुड़वा बहन? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। घर में किसी ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। वो अंदर आई और सीधे साक्षी के कमरे की तरफ बढ़ी। साक्षी उसे देखकर रो पड़ी। स्वरा, तू क्यों आई है यहाँ पर? स्वरा ने थकी आवाज में कहा, अब और नहीं दीदी, अब मुझे खुद बताना होगा। मम्मी पापा और करण भी आवाज सुनकर नीचे आ गए। पूरा परिवार एक ही कमरे में था। साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो किसी बच्चे की तरह डर रही थी और मैं बस सन्न खड़ी थी। स्वरा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कैंसर है, बहुत महीनों से इलाज चल रहा है।
साक्षी की बहन बोली, दीदी मेरी सारी जिम्मेदारी उठा रही हैं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि ससुराल वाले उन्हें गलत ना समझे। कमरा एकदम खामोश हो गया। मम्मी की आंखों में हैरानी थी, पापा के चेहरे पर झटका। करण एक कदम पीछे हट गया और मेरा दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। साक्षी ने रोते हुए कहा, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही थी, बस अपनी बहन का इलाज करा रही थी। मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी को बोझ नहीं बनाया। मैं बस चाहती थी कि जब तक सब ठीक ना हो जाए किसी को चिंता ना हो। मम्मी जो पिछले कई हफ्तों से साक्षी पर शक कर रही थी, अब उनकी आंखों में अपराध झलक रहा था। पापा कुछ बोल ही नहीं पाए। करण ने साक्षी को देखा। वो वही औरत थी जिससे वो प्यार करता था और उसने कभी उस पर शक नहीं किया था। और मैं तो जमीन में धंस जाना चाहती थी। वो सारी चालें, वो सारे ताने, वो जलन, सब कुछ मेरे सामने राख बनकर गिर रहा था। मैंने अपने ही हाथों से घर में शक और नफरत का जहर बोया था। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, दीप्ति दीदी, मैं आपसे भी कुछ नहीं कह पाई क्योंकि आप पहले से ही मुझसे दूर हो चुकी थी। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ बताया तो आप भी सोचेंगी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द और अपनापन था। मुझे कभी नहीं लगा कि एक दिन मेरी सच्चाई इस तरह खुलेगी। मुझे लगा कोई मेरे अंदरूनी हिस्से को तोड़ रहा है। मैंने उसे नफरत दी और वो मुझे भरोसा देने की कोशिश करती रही। उस रात मैं आईने के सामने खड़ी थी। जलन से भरी वो दीप्ति अब गायब थी। आईने में जो दिख रहा था वो एक टूटी हुई इंसान थी। मेरे दिमाग में उसकी हर वो मुस्कान घूम रही थी जिसे मैंने ढोंग समझा था, लेकिन वो तो बस सच्चा अपनापन था। क्यों मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की? क्यों मैंने उसकी आंखों में वो दर्द नहीं देखा? क्यों मैं अपनी जगह के डर से उसे दुश्मन समझ बैठी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। करण कमरे में आया। उसकी आंखें भी नम थी। उसने कहा, तू जानती है दीप्ति, आज जो हुआ है ना, उसने हम सबको हिला दिया। मैं जानता था साक्षी कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन तूने जिस तरह का माहौल बना दिया उसका गुस्सा जायज था। मैं कुछ कह भी नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। मुझे लगा वो मेरी जगह छीन रही है। मैंने फुसफुसा कर कहा, जगह कोई छीनता नहीं। करण ने भारी आवाज में कहा, प्यार बांटा जाता है, छीना नहीं जाता। अगले दिन साक्षी स्वरा को अस्पताल लेकर गई। करण भी साथ था। मम्मी पापा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और मैं बस दरवाजे से उन्हें जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों में शर्म और पछतावा था, लेकिन दिल में कुछ और भी था, एक नया एहसास। शायद अब समय है कुछ सही करने का। शाम को मैंने साक्षी को फोन किया। भाभी, मेरी आवाज कांप रही थी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने जो किया, वो जो बोला, वो सब गलत था। फोन के उस पार साक्षी चुप थी। फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, गलती तब गलती नहीं रहती जब इंसान उसे मान ले दीदी। मैं रो पड़ी। उसने रोने नहीं दिया। आप मेरी दीदी हैं। मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, बस थोड़ा समय चाहिए था और भरोसा। उसकी ये बात मेरे दिल में ऐसे उतरी जैसे किसी ने मेरे अंदर की कड़वाहट को धो दिया हो। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मम्मी अब साक्षी के साथ पूजा करती और मुझे भी बुलाती। पापा ने खुद साक्षी से माफी मांगी। करण और साक्षी एक दूसरे के और करीब आ गए और मैं अब साक्षी से दूर नहीं भागती, बल्कि उसके साथ खड़ी रहती। स्वरा का इलाज भी शुरू हो गया था। हम सब ने मिलकर उसका सहारा बनने का फैसला किया। एक शाम साक्षी और मैं बालकनी में बैठी थी। वही बालकनी जहां कभी मैं अकेली जलन में डूबी बैठा करती थी। आज मेरे हाथ में चाय थी और साथ में भाभी भी। दीदी, आप बहुत मजबूत हैं, साक्षी ने कहा। नहीं भाभी, मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब बनना सीख रही हूँ। हम दोनों हंस पड़े और उस हंसी में वो सारी दूरी, वो सारे ताने, वो सारी नफरत धीरे धीरे पिघल गई। दिल्ली की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और साथ ही घर के माहौल में एक अनकही गर्माहट घुली थी। कई हफ्तों से जो भारीपन दीवारों में बस गया था,
वो जैसे आज हल्का हो रहा था। साक्षी और करण स्वरा को अस्पताल लेकर गए हुए थे। मम्मी रसोई में पूजा का थाल सजा रही थी और पापा अखबार के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पर इस बार सबका चेहरा सामान्य था, बिना किसी शक, झगड़े या तनाव के। मैं बालकनी में खड़ी थी, वही जगह जहां मैं जलन और नफरत में डूबी कई कई रातें गुजारती थी। लेकिन आज हवा कुछ और ही कह रही थी। सब कुछ अब बदलने वाला है। पिछले कई हफ्तों से मैं हर सुबह खुद को आईने में देखती थी, लेकिन आज जब देखा तो पहली बार चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखी। अब वो आंखें नहीं थी जिनमें नफरत और जलन तैरती थी, आज उनमें एक हल्की सी चमक थी। सच का सामना करने की हिम्मत। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन शायद अब भी कुछ सही किया जा सकता है। मैंने खुद से ये बातें जोर से कही। शायद पहली बार मैंने खुद को झूठ नहीं बोला। करीब दोपहर में करण का फोन आया। दीप्ति, सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है स्वरा का इलाज सही दिशा में जा रहा है। उसकी आवाज में राहत थी। मैंने भी चैन की सांस ली और भाभी, वो बस रो पड़ी थी। आज शायद पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। मेरे दिल में एक टीस उठी, क्योंकि वो अकेली इसीलिए थी क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। मैं ऑफिस चली गई थी। शाम को जब करण और साक्षी अस्पताल से लौटे तो मैंने खुद दरवाजा खोला। भाभी को देखते ही मन में सैकड़ों बातें उमड़ पड़ी, पर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें थकी थी, लेकिन चेहरा संतोष से भरा था। मैंने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो चुपचाप मेरी ओर देखने लगी। मैंने जो कुछ भी किया, जो शक किया, जो बातें फैलाई, वो सब मेरी कमजोरी थी। मुझे लगा आपने मेरी जगह ले ली, लेकिन सच तो ये था कि आप मुझे कभी हटाना ही नहीं चाहती थी। आपने तो बस इस घर में अपनापन लाया था और मैंने उसी से जलन की। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज। साक्षी ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पोंछे और हल्के से मुस्कुराई। गलतियां वही करते हैं जो अपने होते हैं दीदी, और अपनों को माफ करना मुश्किल नहीं होता। उसकी आवाज में वो नरमी थी जिसने मेरे अंदर के हर कठोर कोनों को तोड़ दिया। वो गले लग गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वो रोना सिर्फ माफी का नहीं था, वो रोना उस बोझ का था जो इतने समय से मेरे अंदर दबा हुआ था। मैंने आपको कभी दुश्मन समझा ही नहीं दीदी, आप तो मेरी अपनी है। उस पल में मुझे एहसास हुआ, प्यार जगह नहीं छीनता, प्यार जगह बनाता है। रात को सब साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे। कई हफ्तों बाद घर में हंसी गूंजी थी। मम्मी साक्षी से हंसते हुए रेसिपी पूछ रही थी। पापा अखबार छोड़कर सबके साथ बातें कर रहे थे और करण मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान जिसमें शिकायत नहीं, सुकून था। मैंने भी साक्षी को रसोई में मदद की पेशकश की और पहली बार उसने ना नहीं कहा, बल्कि बोली, दीदी आज आप चाय बनाइए अदरक वाली। हम दोनों हंस पड़े। वही चाय जो कभी मेरे और साक्षी के बीच दीवार बन गई थी, आज वही रिश्ते की मिठास बन गई। अगले कुछ हफ्तों में स्वरा का इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने कहा था कि समय लगेगा, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। साक्षी हर दिन उसके पास रहती और हम सब हर कदम पर उसके साथ। मैं भी कई बार अस्पताल जाती। स्वरा भी मुझे दीदी कहने लगी थी और वो सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती थी। कभी कभी जो रिश्ता खून से नहीं बनता वो दिल से बन जाता है। ये बात अब सच हो चुकी थी। एक शाम अस्पताल की छत पर साक्षी और मैं साथ बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। नीचे शहर की बत्तियां जगमगा रही थी। मैंने कहा, भाभी, आपको पता है मैं आपसे जलती थी क्योंकि मुझे डर था कि आप मेरी जगह छीन लोगी। साक्षी मुस्कुराई, और आपको पता है मैं आपसे प्यार करती थी क्योंकि मुझे लगा आप मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। हम दोनों चुपचाप कुछ देर तक आसमान की तरफ देखते रहे। वो खामोशी अब भारी नहीं थी, सुकून भरी थी। अब मैं समझ चुकी थी रिश्तों में जलन की कोई जगह नहीं होती। प्यार जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। किसी का अपनापन मेरी जगह नहीं छीन सकता अगर मैं खुद उसे थामे रहूं। मैंने खुद से वादा किया, अब मैं कभी किसी अपने से जलन नहीं रखूंगी। अगर किसी को मेरे घर में जगह मिली है तो वो मेरी दुश्मन नहीं, मेरा परिवार है। कई महीने बीत गए। अब हमारा घर पहले जैसा नहीं था, अब वो पहले से बेहतर था। मम्मी और साक्षी ने एक अनोखा रिश्ता बन गया था।
पापा की सुबह अब फिर से हंसी से भरने लगी थी। करण और साक्षी के बीच प्यार और गहरा हो गया था और मैं अब सिर्फ दीप्ति नहीं थी बल्कि साक्षी की अपनी दीदी बन चुकी थी। जलन की आग जो कभी इस घर को जला सकती थी, अब उसी आग की राख में अपनापन का बगीचा उगाया था। रात को मैं फिर से उसी बालकनी में बैठी जहां से कहानी शुरू हुई थी। हवा मेरे बालों को छू रही थी। अब उस हवा में कोई चुभन नहीं थी, सिर्फ शांति थी। कुछ कहानियों में खलनायक कोई और नहीं होता बल्कि हम खुद होते हैं, पर अगर हम खुद बदल जाएं तो वही कहानी एक खूबसूरत मोड़ ले लेती है। साक्षी ने अंदर से आवाज लगाई, दीदी चाय ठंडी हो जाएगी। मैं मुस्कुराई। अब इस आवाज में चुभन नहीं, अपनापन था। रिश्तों में जलन एक जहर की तरह होती है। प्यार और अपनापन किसी की जगह नहीं छीनते बल्कि दिलों को जोड़ते हैं। सच देर से सामने आता है लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, माफी मांगना कभी कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।